Hi everybody. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. May your choices reflect your hopes and aspiration, not your fears. Today is 19th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Prelims 2023 course for 28th of May 2023. इस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। इस पूरे कोर्स में मेंटोरशिप, कोर सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, बुक्स कवरेज है, इंडियन पॉलिटी, देन स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक सर्वे एंड लॉट्स मोर, क्विजेज हैं, नोट्स हैं, डाउट सेशंस हैं और इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हैं। इफ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स यू कैन जॉइन इट फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111. Then this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is Telegram quiz. This is quiz 165 geography. Which state of India has borders with 3 countries, namely Nepal, Bhutan and China? The answer is Sikkim. The boundary line between India and Pakistan is an example of superimposed boundary. The boundary between India and Pakistan are demarcated by Red Cliff Line. The flat plains along the sub-Himalayan regions in North India are called. See, the answer here is not Tarai. The answer here is Bhabar. The answer here is Bhabar. See, ये हिमालय है। हिमालय के बाद यहाँ पर ये जो फ्लैट एक नैरो बेल्ट बन रहा है, दिस इज भाबर, और ये एक तराई बेल्ट होता है। जो हिमालयन स्ट्रीम होती है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। देन फिर ये अलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कि खादर एंड भांगड़। खादर इज फ्रेश, भांगड़ इज ओल्डर अलुवियम। सो इस तरीके से फ्लैट प्लेन्स बनते हैं, फ्लैट प्लेन्स। ये सब डिपोजिशनल सिस्टम होता है, डिपोजिशनल सिस्टम बाय द रिवर। Which of the following rock system in India is the latest one? The answer is Gondwana rock system. So ये आंसर्स हैं yesterday's questions के। आज के सवाल हैं, at which of the following hills the Eastern Ghat join the Western Ghat? Eastern Ghat joins the Western Ghat. The Narmada and Tapti river flanks which mountain series? Which mountain hill? Western Ghat in Maharashtra and Karnataka is known as what? Western Ghat है, ये काफी राज्यों में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स को क्या बोलते हैं? धूपगढ़ पीक is situated in which area, which range and which one of the following does not lie in Maharashtra? इनमें से कौन से हिल्स महाराष्ट्र में नहीं है? ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन वेस्टर्न घाट्स। इसके अलग अलग नाम क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज बताइए वेस्टर्न घाट्स। देन आज की वोकैबुलरी है वेजर। वेजर का मतलब है दांव लगाना, गैम्बल करना। एन एक्ट ऑफ बेटिंग अ सम ऑफ मनी ऑन द आउटकम ऑफ एन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट। जॉलिटी का मतलब है चहल पहल है, लाइवली एंड चेयरफुल एक्टिविटी और सेलिब्रेशन। डिक्राइंग का मतलब होता है निंदा करना, पब्लिकली डिनाउंस करना, कंडम करना, क्रिटिसाइज करना। इबुलियंट का मतलब है जोशीला, चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। नैक मतलब एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट परफॉर्मिंग अ टास्क। आप में वो पर्टिकुलर एप्टीट्यूड है, जैसे आंसर राइटिंग का कुछ स्टूडेंट्स में एक बहुत इनहेरेंट उनमें इनएप्ट दिस नैक है, दैट इज एप्टीट्यूड है उनमें, दे राइट वंडरफुल आंसर्स, सो दिस इज नैक। सो ये हो गया vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. CSAT में try to answer this question. यहाँ पे आपको बताना है this is blood relation, ऐसा statements आते हैं। You have to tell uncle of D इनमें से क्या होगा। Examine the following statements and who scored the highest. CSAT में आपको extraordinary efforts नहीं करने हैं, जस्ट वो 32 वीडियोस का प्लेलिस्ट देखना है। इसके बाद में जो डेली आपको ऐसे सवाल देता हूँ, डेली बेसिस पे ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। आपको जीएस पेपर 2 में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आएगी 66 प्लस मार्क्स लाने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज कंसिस्टेंट, लिटिल एवरीडे आप पढ़ाई करो। देन दिस इज आंसर राइटिंग एज वेल। सिमिलरली मेंस अभी आप लिखोगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, अगर आप डेली बेसिस पे कुछ लिख रहे हो आपको बहुत फायदा होगा। सो राइट समथिंग एवरी डे। रशिया एंड यूक्रेन वॉर पे अभी एथिक्स का एक सवाल है। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर के रिलेटेड, आपको यहाँ पर एथिक्स फाइंड करने हैं।
एथिकल इश्यूज क्या है, और उसको जस्टिफिकेशन करके अपने व्यू पॉइंट भी बताने। सो ट्राई टू रीड दिस पैसेज। ये रशिया यूक्रेन वॉर पे है, और फिर इससे एसोसिएटेड एथिक्स के बारे में एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर करिए। ओके, हम जितनी भी एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, या फिर इवन इंटरव्यू भी हो। We are taking care of all the aspects of this examination, be it prelims, mains and interview. So all you have to do is just be regular, होमवर्क अच्छे से करना है, टास्क अच्छे से करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो एग्जाम है ये बहुत जनरलिस्ट का एग्जाम है, जनरलिस्ट का एग्जाम है। ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जिनको 360 डिग्री डेवलपमेंट है, उनको सब चीजें पता है, सारी चीजें अच्छे से आती है। सो डोंट बी लाइक दैट कि हम कुएं के मेढक हैं, कि कोचिंग ने ये बोल दिया, इंस्टीट्यूट ने, बस हम केवल वही किताबें पढ़ रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेस को बार बार रट रहे हैं। वो सिलेबस में ही नहीं है, वो पूछा ही नहीं जाएगा, देन आप क्या करोगे? सो द आइडिया इज ऑल राउंड डेवलपमेंट करो, और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो इस एग्जाम के लिए। जस्ट बी सिंसियर, जस्ट बी सिंसियर, हैप्पी गो लकी बनो, अच्छा स्वभाव रखो, एंड पॉजिटिव माइंडसेट से इस एग्जाम की तैयारी करो, आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, सो दिस इज 19th of October 2022। एक्चुअली हमें ये फीड कर दिया जाता है जब तक कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं हो, हम बहुत एफर्ट, स्ट्रगल, दिस एंड दैट नहीं करें, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, सक्सेस आसानी से भी मिल सकती है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डू द बेसिक्स राइट, जस्ट डू द बेसिक्स राइट, लिटिल बाय लिटिल। अब ये है सोशल मीडिया अपडेट। तो यहाँ पर द स्टार साइंटिस्ट है, अब सी स्टार साइंटिस्ट है, एस्ट्रोफिजिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी है। ही वॉज बोर्न ऑन October 19th, 1910। तो आप क्या है? एस्ट्रोफिजिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोफिजिस्ट? टेल। आपका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। आपका जो सबसे नोटेबल वर्क है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, ये बताता है कि जैसे स्टार्स होते हैं, स्टार्स हम देखते हैं प्लैनेटरी दिस सोलर लेवल पे, ये जो स्टार्स होते हैं, इन स्टार्स का एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है, फिर उसके बाद देयर विल कम अ टाइम कि स्टार में दिस डेथ भी होगा, मैच्योरिटी होगा, डेथ भी होगा, और फिर ये स्टार्स बन जाते हैं, से ब्लैक होल्स भी बनते हैं, व्हाइट ड्वार्फ भी बनते हैं। तो एक चंद्रशेखर लिमिट है which explains that if the mass of a white dwarf star exceeds 1.44 times that of the sun, it would implode। वो implode हो जाएगा, implode होगा, फिर वो ब्लैक होल वाली जर्नी पे चला जाएगा। सो इतना मास अगर उसका ज्यादा है तब, सो दिस 1.44 times the mass of sun is called Chandrasekhar limit। He discovered the theory at the age of 19 while traveling on a ship from India to England to study। He was the nephew of C.V. रमन साहब। C.V. रमन साहब को हम क्यों जानते हैं? टेल। आपको भी नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स 1930 में। तो नोटेबल अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला, एंड दिस पद्म विभूषण भी है। साइंस इज अ प्लेस वेयर दैट यू फाइंड इन नेचर प्लीजेज यू। देखो ये इन्फोग्राफिक है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अगर हम ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन रखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, हमें तो केवल द हिंदू ही करना है, दिस एंड दैट, नो, यू हैव टू लाइक ओपन टू एवरीथिंग। अब ये कितना अच्छा यहाँ पे इन्फोग्राफिक है, तो डेवलप दिस माइंडसेट, जहां से जो अच्छी चीज मिल रही है उसको ग्रैब करो। फॉर एग्जाम्पल ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, ये क्या है? हेमिस फेस्टिवल, कल्चरल, कल्चर की ग्लॉसरी। इंडिजिनस है लद्दाख का हेमिस फेस्टिवल, इसको बोला जाता है दिस 2 day सेलिब्रेशन जेचू। देन इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभवा एंड इज कंडक्टेड एनुअली एट हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा। सो ये क्या है? ये है हेमिस फेस्टिवल। ये कहाँ पे होता है? ये होता है लद्दाख में। अब इससे एक MCQ आ सकता है। सिमिलरली लोक आस्था के उस 4 दिवसीय महापर्व का नाम बताएं जिसमें भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। तो क्या आप बता सकते हो इस पर्व का नाम क्या है? सी, लैंग्वेज के बैरियर में भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप सीखो, आपको फायदा होगा। हर चीज आपको, इंग्लिश इज अ वेरी प्रिवेलेंट लैंग्वेज, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप उसको ग्रेजुअली इंप्रूव करो। सिमिलरली अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप एक बेसिक हिंदी सीखो, आपको बेसिक हिंदी आना चाहिए। बहुत सारी जनसंख्या हिंदी बोलती है, सो आपको हिंदी आना चाहिए, बेसिक हिंदी आना चाहिए। तो ये नहीं करना है कि लैंग्वेज को हम सीखने के लिए हम नहीं ट्राई करेंगे, ट्राई लर्न समथिंग। ओके,
देन जैसे ये मेला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया डज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर टेक प्लेस? सोनपुर, पुष्कर, बीकानेर या फिर बाटेश्वर? अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया, इससे भी एक प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके बाहर भी आप देखो, बाहर भी देखो, आपको ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया में या स्पेशली गवर्नमेंट पोर्टल्स जो आपको बता रही है, प्रमोट कर रही है, एनकरेज कर रही है, इन चीजों को फिल्टर करके हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं देखने का। दिस इज अ रियली गुड थिंग। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे रिलीज किया कोमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल, कल इंटरपोल पे हमने नोट देखा था, सो दिस इज पोस्टल स्टैंप ऑन इंटरपोल। देन आप हैं ट्रिब्यूट टू द इंडियन रिवॉल्यूशनरी मातंगिनी हजारा जी, आपकी बर्थ एनिवर्सरी है। आपको गांधी बुरी भी बोला जाता है, बंगाली फॉर ओल्ड लेडी इन ओल्ड लेडी गांधी। आपने एक्सेप्शनल लाइफ दिया, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया कंट्री की फ्रीडम के लिए, और आप एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, तो आप हैं ट्रिब्यूट आपको दिया जा रहा है मातंगिनी हजारा। देन अब लुक एट दिस, ये है जैसे मिंट का, US recessions have often been triggered by Fed's monetary tightening. USA, there is no doubt, USA एक बहुत बड़ा इकोनॉमी सुपर पावर है। USA में जो भी इकोनॉमिक डिफिकल्टी आती है, प्लस डाउन माइनस प्लस होता है, वो पूरा इम्पैक्ट वर्ल्ड में देखने को मिलता है। अभी जो डॉलर और रुपए की वोलेटिलिटी चल रही है, इसमें डॉलर के कारण ये वोलेटिलिटी हो रही है, नॉट बिकॉज ऑफ रुपी, तो बिकॉज ऑफ दिस फेड्स मॉनेटरी टाइटनिंग। अब देखो कुछ जो रेसेशंस आए थे, जैसे कोविड-19 के टाइम पे 2020 कोलैप्स हुआ, इसके पहले 2008-9 में एक बहुत मुश्किल दौर आया था, सब प्राइम मोर्टगेज क्राइसिस, और इससे बैंक्स कोलैप्स हुए थे, फाइनेंशियल कोलैप्सेस एटसेट्रा। जैसे इस बार का नोबेल प्राइज किसको मिला है इकोनॉमिक्स में, ये थ्योरी बताया है बैंक्स वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 1989 में भी हुआ था इराक इन्वेजन, कुवैत। 1980s इंटरेस्ट रेट कॉम्बैट इन्फ्लेशन करने के लिए बढ़ा दी गई, और उससे क्या हुआ, लिक्विडिटी कम हुई, इकोनॉमी फ्रेजाइल थी, वो बढ़ नहीं पाई। तो ऐसा 1980 में भी हुआ। ओपेक का एम्बार्गो हुआ था। देन 70s में भी हुआ था वियतनाम वॉर एंड इन्फ्लेशन। सो द आइडिया इज, ये जो इवेंट्स हैं ये साइक्लिक चलता रहता है, साइक्लिक चलता रहता है। अगर इन्फ्लेशन है तो फिर बाद में वो डाउन भी होता है, इकोनॉमी में बूम आता है तो फिर स्लो डाउन भी आता है, दिस इज अ पार्ट। बट अगर यहाँ बैंक्स प्रॉपर पॉलिसी अपनाए तो इसके शॉक्स को हम कम कर सकते हैं, शॉक्स को कम कर सकते हैं। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब कल हमने न्यूज़पेपर देखा था, उस न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके नोट्स को हम क्विकली गो थ्रू करते हैं। हमने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है सो दैट हम बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्जाम रिक्वायरमेंट जो है करंट अफेयर्स उसको हम देख पाए। हम इस पूरे नोट्स को भी देखेंगे, जैसे आज देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, डॉक्टर महलनबिस, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, टोकनाइजेशन कैसे वर्क करता है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, राजस्थान के दिस टाइगर रिजर्व्स, ग्रीन क्रैकर्स के बारे में जानेंगे, कोल के बारे में जानेंगे। देन न्यूज़पेपर अपडेट में द हिंदू वी विल फॉलो एंड वी विल लुक एट सर्टेन हेडलाइंस एंड न्यूज आइटम्स। डॉक्टर दिस चंद्रचूड़ साहब जो नए जज बने हैं, वी विल गेट टू नो अबाउट हिम। कोविड-19, एक एडिटोरियल भी देखेंगे 1962 का, और नो योर इंग्लिश भी होगा। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो वी विल हैव दिस योर जो सबमिशंस है आंसर राइटिंग का, उसको भी हम देखेंगे। ओके, मीनवाइल लक्ष्मीकांत बुक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट भी ऑलमोस्ट आधा हमारा हो गया है। क्लासेस आज भी होगी, 5 days इन अ वीक हो गया है क्लासेस। हम स्पीड से वी विल टारगेट की, अभी 19 अक्टूबर है, बिफोर दिस नवंबर एंड के पहले हमें ये पूरा इंडियन पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट करना है। दिस इज अवर टारगेट। ओके, सो यू कैन ज्वाइन द प्रीलिम्स 2023 कोर्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स 2023 कोर्स। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब क्या होता है, जैसे जजेस हैं तो जजेस का सिंगल जज डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वहां कुछ और जज हैं, कुछ और जजेस हैं, मिलके सारे जजेस डिसीजन ले रहे हैं, तो ये जजेस की बेंच कहलाती है, बेंच। सो इट इज द नेम गिवन टू द बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस, कम से भी कम 5 जज होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। ये जब मैटर आता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का, मतलब दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर,
वहां हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लाते हैं। अगर हमें हियरिंग सुननी है या फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा आर्टिकल 143 के अंदर, तब बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ वेरी लाइक टॉप पोस्ट, तो उस केस में भी सिंसियरिटी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 5 जजेस की बेंच बैठती है और वो कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143 सवाल पूछेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के थ्रू जाएगा। ये प्रोविजन आर्टिकल 1453 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंडेटेड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड रेफर केसेस टू इट। बिकॉज जो चीफ रोस्टर होता है, रोस्टर मतलब किस बेंच को कौन से केसेस डालने हैं, बेंच कैसे बनाना है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम होता है। सो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। आज ही हम जान रहे हैं ORS के बारे में। दिस इज डॉक्टर महलनबिस। तो डॉक्टर महलनबिस ने ORS को बनाने में, पॉपुलराइज करने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अक्सर हम देखते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं या फिर हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमारा लिक्विड अगर हमें नहीं मिला है या फिर हमें हेल्थ डाउन है, तो अक्सर हमें ORS का घोल पिलाया जाता है, ORS का। तो ये जो ORS है ये बनाया है डॉक्टर महलनबिस ने। आप एक रिफ्यूजी कैंप ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर काम कर रहे थे। लैंसेट ने इसको ORS को मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी बोला है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जब हम बीमार होते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। सो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ORS वो बहुत हेल्पफुल होता है। WHO ने डायरियल डिसीजेस के लिए कॉलेरा, ये एक लीडिंग कॉज था मोर्टेलिटी इन इन्फेंट्स, और इसको फाइट करने में ORS ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, डिहाइड्रेशन एंड दिस डायरियल डिसीजेस में। ORS क्या होता है? बेसिकली ये वाटर और ग्लूकोज और सॉल्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके सैशेज आते हैं, ऐसे ORS सैशेज आते हैं, WHO अप्रूव्ड। ये सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है प्रिवेंटिंग सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज जो आती है बिकॉज ऑफ दिस डायरियल डिसीजेस, डिहाइड्रेशन जो होता है। तो ये है ORS डॉक्टर महलनबिस। अब कल ही हमने पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए हम क्वांटिफाई करने का कोशिश करते हैं, मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंटरनेशनल मेजर है। 107 डेवलपिंग कंट्रीज ने इसको डेवलप किया 2010 में। ऑक्सफॉर्म पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और UNDP का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। तो ऐसे 10 पैरामीटर हमने बना लिए, उनके बेसिस में हम बताते हैं कि गरीबी कितनी है। डायमेंशंस क्या है गरीबी के? हेल्थ अच्छी है या नहीं है, एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है या नहीं है। ये प्राइमरीली 3 डायमेंशंस है, तीनों का वेटेज 1/3 1/3 1/3 है। फर्दर हेल्थ में इंडिकेटर होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। एजुकेशन में होता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल की अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड में होता है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स। तो हमको पता लगाना है गरीबी कितनी है। तो हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे गरीबी कितनी है? हम देखेंगे कि वहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है। चाइल्ड मोर्टेलिटी अगर ज्यादा है, सिचुएशन वर्जन है, मतलब गरीबी है। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, गरीबी है। स्कूलिंग नहीं जा रहे हैं, गरीबी है। स्कूल में अटेंडेंस नहीं हो रही है, मतलब एनरोल करा दिया है बट कंटिन्यू नहीं कर रहे, गरीबी है। कुकिंग फ्यूल नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हाउसिंग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एसेट्स नहीं है, इसका मतलब है वहां पर गरीबी है। तो ये मल्टी डायमेंशंस हैं गरीबी के। दिस इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये 10 डायमेंशंस है गरीबी के। कल हमने पढ़ा था टोकनाइजेशन क्या होता है कि पहले क्या होता था, ये मशीन हमने देखा है, अक्सर हम शॉप्स वगैरह में जाते हैं तो ऐसी एक मशीन होती है, हम अपना डेबिट कार्ड वहां पे लगाते हैं और वो मशीन डेटा रीड करती है और ट्रांजैक्शन हो जाता है ना, POS। अब क्या होता है, यहाँ कई बार हमें अपना डेबिट कार्ड का जो डिटेल्स है वो शेयर करना पड़ रहा है। इंटरनेट पे भी कई बार आप पेमेंट वगैरह करते हो तो वो आपसे अपने डेबिट कार्ड का डिटेल मांगते हैं। इस डिटेल को शेयर नहीं किया जाए बिकॉज कई बार डिटेल्स शेयर करने पर फ्रॉड्स का भी एक डर बना रहता है। सो व्हाई नॉट वी हैव अ सिस्टम जिसमें आपको अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स शेयर नहीं करने पड़े। तो हाउ अ रेगुलर कार्ड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड, पेमेंट इनिशिएट किया,
कार्ड डिटेल्स मर्चेंट भेजता है एक्वायरिंग बैंक को, इस मशीन से बैंक में जाता है, बैंक उसको रीड करता है और बैंक उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। एक्सेप्ट कर लिया तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। बट द आइडिया इज इस पूरे प्रोसेस में आपके जो कार्ड डिटेल्स हैं वो ट्रांसमिट हुए हैं, हर स्टेप पे आपके कार्ड डिटेल्स ट्रांसफर हुए हैं और जितना इंटरेक्शन ऐसा हो रहा है उतना ही फ्रॉड का डर वहां पे रहता है। सो टोकनाइजेशन क्या होगा, जैसे रिमेंबर अगर हम किसी स्ट्रीट शॉप्स या रेस्टोरेंट्स में, छोटे रेस्टोरेंट स्ट्रीट शॉप्स में जाते हैं तो एक होता है गल्ले वाला सेंटर, वहां पे आपने बोला 10 रुपए दिए और उसको बोला कि मुझे एक समोसा चाहिए, तो वो 10 रुपए आपको दे देगा और बदले में एक टोकन दे देगा। अब ये टोकन आप जहाँ पे समोसे बन रहे हैं वहां ले जाके टोकन दिखाओ और वो आपको वो समोसा हैंड ओवर कर देगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस। टोकनाइजेशन में क्या होता है कि आपका एक्चुअल डिटेल शेयर नहीं हुआ है, एक नया टोकन नंबर बन के सारा ट्रांजेक्शन उस टोकन नंबर के थ्रू हुआ, तो आपका कार्ड डिटेल कभी भी विजिबल नहीं होगा किसी को। तो दिस इज टोकनाइजेशन ट्रांजेक्शन। इससे बैंक फ्रॉड्स कम हो सकते हैं। तो टोकनाइजेशन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स। ऑल्टरनेट कोड बनेगा, टोकन बनेगा, जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन, रिक्वेस्टर और डिवाइसेस का होगा। रैंडम होगा ये, जो आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा। इससे ऑनलाइन फ्रॉड बच सकते हैं, आपको एक्चुअल डिटेल्स शेयर नहीं करना है। कार्ड टोकनाइजेशन आरबीआई काफी टाइम से कोशिश कर रहा है। इट इज नॉट मैंडेटरी, बट 1 अक्टूबर 2022 से इसको मैंडेटरी करने का प्लान है, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सेफ एंड सिक्योर बनाएं। बेनिफिट क्या होगा? सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ेगी, चेकआउट्स क्विक होगा, फॉल्स डिक्लाइंस नहीं होंगे, इजी कार्ड मैनेजमेंट होगा, फिजिकल कार्ड की जगह एट टाइम्स आप वर्चुअल कार्ड भी आप यूज कर पाओगे। सो दिस इज टॉपिक नंबर 4, दैट इज टोकनाइजेशन। कल ही हमने पढ़ा था वन नेशन वन फर्टिलाइजर। अभी हम जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं ना, इट इज लाइक कि मैं न्यूज़पेपर आपको गो थ्रू करा रहा हूँ, एज इट इज पूरा गो थ्रू करा रहा हूँ, बट इसके नोट्स में नेक्स्ट डे आपसे ऐसे शेयर कर रहा हूँ, तो इससे रिवीजन भी बेटर होगा, ज्यादा एफिशिएंटली हमारा न्यूज़पेपर सेशन कंटिन्यू होगा। तो देखो, कल हमने वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ा, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। वन नेशन वन फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर क्या होता है? ये उर्वरक होता है, खाद। एम्पावरिंग फार्मर फॉर आत्मनिर्भर कृषि। तो एक सिंगल ब्रांड का एक फर्टिलाइजर है, सिंगल ब्रांड है भारत। भारत नाम से ये फर्टिलाइजर होगा, जिसमें जितने भी मेजर फर्टिलाइजर्स हैं वो सारे इस ब्रांड के अंदर आएंगे, भारत। एक सिंगल बैग डिजाइन होगा ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। भारत यूरिया, भारत डैप, भारत एमओपी, भारत एनपीके। कैन यू टेल द फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स? भारत यूरिया तो ठीक है, डीएपी का फुल फॉर्म बताइए, एमओपी का फुल फॉर्म बताइए और एनपीके का फुल फॉर्म बताइए। ये सब फर्टिलाइजर्स है। तो द आइडिया इज एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है। ये सारे जो बोरे है ना वो ऐसे हो जाएंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। तो देखो ये क्या है, ये जैसे यूरिया है नाइट्रोजन 46%। अब देखो ये एक स्टैंडर्डाइज हो गया है, स्टैंडर्डाइज बैग है, स्टैंडर्डाइज पूरा कंटेंट है। तो दिस इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इससे बेनिफिट्स क्या होगा? हमने चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया, इससे मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सिंपल हो जाएगा। प्लस इससे क्या होगा, हम उनको ट्रैक कर पाएंगे, उनको फर्टिलाइजर्स कई बार हम देखते हैं सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में रीरूट हो जाता है, इलीगल होर्डिंग वगैरह होती है, हम इसको बेटर मॉनिटर कर पाएंगे। हाई फ्रेट सब्सिडी वगैरह में आइडेंटिफिकेशन बेटर होगा, तो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। दिस कॉस्ट, इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम होगा। तो दिस इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर। तो दिस इज न्यूज नंबर 5। न्यूज नंबर 6 है राजस्थान का। सी, राजस्थान के ये टाइगर रिजर्व बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलोकेशन चलता रहता है। टाइगर पॉपुलेशन एक टाइगर रिजर्व में ज्यादा हो गई तो हम उसे दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कर देते हैं। अलवर में ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, कोटा में है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और बूंदी में है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये है टाइगर रिजर्व। तो रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स एटसेट्रा, ये टाइगर रिजर्व्स हैं दिस राजस्थान के। तो दिस इज न्यूज नंबर 6। अब न्यूज नंबर 7 है ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स, दिवाली आ रही है, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं हमारे। तो गवर्नमेंट जैसे जब भी नवंबर दिसंबर का टाइम आता है तो एक तो दिस पराली जलाना और पॉल्यूशन एटसेट्रा डिफिकल्टीज आती है। सो CSIR हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वो इसको एनकरेज करता है से ग्रीन क्रैकर्स को। क्रैकर्स मतलब होता है फटाके।
ग्रीन क्रैकर्स एंड ट्रेडिशनल क्रैकर्स कॉज पॉल्यूशन एंड पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग ईदर। अब इसका जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स हैं इनमें लाइक पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, इसका एक माइल्डर फॉर्म है ग्रीन क्रैकर्स जो लेस पॉल्यूटिंग है, ऑल्दो बोथ आर पॉल्यूटिंग बट दिस इज लेस पॉल्यूटिंग। ग्रीन क्रैकर रिड्यूस करते हैं एमिशंस को, एब्जॉर्ब डस्ट, डोंट कंटेन हैजार्डस एलिमेंट लाइक बेरियम नाइट्रेट, टॉक्सिक मेटल्स, तो दे आर हैजार्डस बट दे आर लेस हैजार्डस। ऐसे ग्रीन क्रैकर्स 3 कैटेगरी में आए, स्वास, सफल एंड स्टार, और इनको बनाया है हमारे CSIR। स्वास मतलब है सेफ वाटर रिलीजर, स्मॉल वाटर पॉकेट ड्रॉपलेट रिलीज होता है व्हेन बर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पॉल्यूटिंग कम है। स्टार है थर्माइट क्रैकर विच डज नॉट कॉम्प्राइज ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, इसमें भी जो एमिशंस है वो कम है और साउंड इंटेंसिटी भी इसकी कम है। सफल मतलब सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है मैग्नीशियम के बजाय यहाँ पे, और साउंड एटसेट्रा रिडक्शन भी है एंड लेस पॉल्यूटिंग है। तो द आइडिया इज कि जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है ये एक थ्रेट रहता है, इन टोटलिटी हम देखें तो वर्ल्ड वाइड दिस फायर क्रैकर्स एटसेट्रा को थोड़ा जुडिशियस यूज करने की बात है। फेस्टिवल सेंटिमेंट्स आर देयर बट अगेन जो पॉल्यूशन का व्यू पॉइंट है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो फायर क्रैकर्स आर लेस डेंजरस एंड लेस हार्मफुल, इनमें केमिकल्स भी कन्वेंशनल जो होते हैं उससे कम हार्मफुल यूज होते हैं, तो इसलिए इनको ग्रीन बोला गया है। ग्रीन बोला गया है, दे आर लेस पॉल्यूटिंग। CSIR ने और नीरी ने इसको डेवलप किया है, CSIR नीरी, और प्रोडक्शन इसका अप्रूव किया है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे आर रिलेटिवली सेफर। केमिकल फॉर्मुलेशन ऐसा होता है कि ये लेस पॉल्यूटिंग होते हैं। तो लोअर एल्यूमिनियम है इसमें, जैसे अनार है वो भी इको फ्रेंडली है, बिजली क्रैकर भी है, फायर क्रैकर भी है, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड एटसेट्रा इसमें नहीं है, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक। तो दीज आर कॉल्ड दिस क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर। ओके, CSIR नाम याद रखना है। तो दिस इज न्यूज नंबर 7। न्यूज नंबर 8 में आज हम जानते हैं कोल का, बिकॉज कल ही आया था कोल माइनिंग्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है, कोल माइनिंग्स आर डिफिकल्ट। हमको कोल माइनिंग प्रॉपर यूटिलाइज करना है, कोल माइनिंग्स जो है इनको प्रॉपर एफिशिएंट वे में कंडक्ट करना है, वेस्टेज कम होना चाहिए। जैसे 2 टाइप की माइनिंग होती है, ओपन कास्ट होती है और अंडरग्राउंड होती है। अंडरग्राउंड में ज्यादा वेस्टेज होता है बिकॉज बहुत सारा हमें सीम एंड डेप्थ बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो अंडरग्राउंड माइनिंग है इसमें बहुत सारा कोल हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, बट अगर ओपन कास्ट करते हैं तो एनवायरमेंटल लॉस होता है। तो कोल है, कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉसिल फ्यूल है, ऑल्दो इसके दिन भी कम ही बचे हैं। दिस इज लिग्नाइट पीट, ब्राउन कोल। जितना कार्बन परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, अब देखो ये ज्यादा ब्लैकन नजर आ रहा है बिकॉज कार्बन इज राइजिंग। ये लिग्नाइट पीट है, ब्राउन है, सब बिटुमिनस है, सेमी एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट है। इंडिया में एंथ्रासाइट कोल कहाँ मिलता है, कैन यू आंसर? तो जितना अच्छा कोल है, कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, उतना उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और वो धुआं भी कम करेगा, वेस्टेज भी कम करेगा। और जो ये वाले कोल है इसमें कार्बन परसेंटेज कम है तो मॉइस्चर वोलेटाइल है और इनका रेसिड्यू भी काफी बचता है। कोल जो बात करें तो कोल एक फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वाइडली अवेलेबल है। ये डोमेस्टिक फ्यूल में इसको यूज करते हैं, स्टील, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से आती है वो थर्मल पावर कहलाती है। इंडिया में 60-65% थर्मल पावर एनर्जी ही है। लीडिंग प्रोड्यूसर कोल का है चाइना, US, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया। अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल कहाँ है? एक तो है गोंडवाना। गोंडवाना इज लाइक 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो गोंडवाना सबसे ज्यादा रिजर्व है हमारा, 98-99%। ये सुपीरियर क्वालिटी कोल भी है, मेटलर्जिकल ग्रेड में माना जाता है। दामोदर वैली के आसपास झारखंड, वेस्ट बंगाल में, महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, गोदावरी महाराष्ट्र में और नर्मदा वैली में यहाँ गोंडवाना कोल मिलता है। टर्जरी कोल में कार्बन कंटेंट लो होता है बट मॉइस्चर एंड सल्फर ज्यादा होता है। ये ज्यादा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन पे है, जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, हिमालय, फुटहिल ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यूपी एंड केरला, यहाँ टर्जरी कोल मिलता है। जो पेनिनसुला है उसके परे टर्जरी कोल, पेनिनसुला में प्राइमरली मिलता है गोंडवाना कोल। क्लासिफिकेशन जो अभी हमने देखा, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट है, बिटुमिनस में थोड़ा कम, लिग्नाइट में और कम, और पीट में कार्बन कंटेंट काफी कम है। अब इंडिया में देखो कोल सबसे ज्यादा सोर्स है, बिगेस्ट सोर्स है हमारा पावर प्रोडक्शन का, कोल।
और इन फ्यूचर बिकॉज कोल का भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, इंपोर्ट भी कराना पड़ रहा है, अब हमें ऑल्टरनेट्स ढूंढना जरूरी है। तो ये तो नोट्स हो गए प्रीवियस ईयर क्लासेस के। ओके, अब हम क्विकली आज का न्यूज़पेपर भी देख लेते हैं। न्यूज़पेपर जो है दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर को हम स्किप नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली एडिशन। फर्स्ट इज स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। कल ही हमने इंटरपोल पढ़ा था। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बी रेगुलर। इससे क्या होगा, हम बहुत ज्यादा रेंज कवर कर पाएंगे और वो जरूरी भी है। इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो कल आपने इंटरपोल पढ़ा, इसकी मीटिंग है यहाँ पे। सो व्हेन थ्रेट्स आर ग्लोबल द रेस्पॉन्स कैन नॉट बी जस्ट लोकल, नोट डाउन दिस लाइन। अब न्यूज़पेपर पढ़ने से ना ऐसे आपकी लैंग्वेज बेटर होती है, लैंग्वेज रिफाइन होती है। ईच नेशन इज वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट देम, बट what we do within our border is no longer enough। हमें इंटरनेशनल क्राइम हो गया है तो इंटरनेशनल पुलिसिंग होना चाहिए। दिस इज इंटरपोल। तो ये कॉमन गोल्स है। प्राइम मिनिस्टर साहब है और मेमेंटो दिया इंटरपोल प्रेसिडेंट अहमद नसीर अल राइसी का। एक मीटिंग दिल्ली में हुआ। यहाँ बात किया कि कोऑपरेशन है टू डिफीट द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, पोचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जीएस पेपर 3 इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो द आइडिया इज इंटरपोल इज एन इम्पॉर्टेंट बॉडी। थ्रेट्स ग्लोबल है तो रेस्पॉन्स भी लोकल नहीं होना चाहिए, वो ग्लोबल होना चाहिए। फिर एक ऑनलाइन थ्रेट एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है। ऑनलाइन थ्रेट, ट्रोलिंग्स, ऑनलाइन थ्रेट, एनोनिमस होके पीपल फील एंटाइटल्ड, दे कैन से एनीथिंग, दिस इज रॉन्ग। So the idea is, where is this safe internet? Where is this safe internet? Where is this safe cyber place? Where is this safe cyber place? At the click of a button, an attack can be executed or system can be brought to their knees. Each nation is working on strategies against them. But what we do within our borders is no longer enough. We have to reach transnational crimes हैं तो हमें international approach चाहिए। तो there is a need to develop international strategies. Early detection हो time पे, वार्निंग सिस्टम हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर हो, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस और इंटेलिजेंस भी एक्सचेंज हो। ये जो क्रिटिकल इंफ्रा होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जांपल्स बताइए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। Then this is very unfortunate. 6 pilgrim pilot killed as helicopter crashes in Kedarnath. Then Sri Lankan author wins Booker Prize. तो श्रीलंकन ऑथर है शेहान करुणातालिका, आपने जीता 2022 का बुकर प्राइज। सेकंड नॉवल है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। तो दिस इज द विनर श्रीलंकन ऑथर। Then this is again very important news to discuss. This is not acceptable. Toddler, this is not acceptable. See, we never disagree on this fact कि dogs हमारे लिए important नहीं है। Dogs, I keep on telling, dogs एक बहुत important part है हमारी life का। They are excellent pet, excellent friend. Dogs are good. But the point is, अगर हम इन dogs को proper train नहीं कर रहे, इनको vaccination नहीं दे रहे, then अगर इस टाइप के केसेस होते हैं तो who's responsible for that? So the idea is, हमें एक जनरल जो हमारा तरीका है, इवन सोसाइटीज एटसेट्रा में, कॉलोनीज एटसेट्रा में ऐसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। देयर इज नो डाउट दे आर बिलवड फ्रेंड, बट द पॉइंट इज, अगर आप उनको वैक्सीनेशन नहीं दे रहे हो, अगर आप वहाँ कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है उनको, तो फिर इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं अक्सर छोटे बच्चों पे, एल्डर्स पे, दिस इज अ सीरियस मैटर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। तो अनदर चाइल्ड वाज अटैक्ड बाय अ डॉग, सेम सोसाइटी 2018 में भी, और फिर सिक्योरिटी डिप्लॉय भी हुआ, बट रेसिडेंट्स में एट टाइम्स कंसेंसस नहीं बन जाता है, दिस एंड दैट। दिस इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। तो इसका भी हमें एक सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। US hands over 307 antique items valued at nearly $4 million to India. So this is their antique goods है। इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, जैसे some of us who loves dog lovers etc. तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करो। हम डॉग शेल्टर बनाते हैं जो प्रॉपर इनको
ऑल वेदर में इनका वहां पे ख्याल हो पाए, ऑल वेदर में उनका वहां पे ख्याल हो पाए, ऐसा कोई एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म निकालना जरूरी है, बिकॉज इससे रेबीज भी होता है, रेबीज भी अगेन इनक्योरेबल डिसीज होती है। सो दिस इज अगेन अ थ्रेट। मेनी अ टाइम्स अगर टू व्हीलर एटसेट्रा होते हैं, सामने डॉग हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, स्ट्रे एनिमल्स का हमारे यहाँ अक्सर डिफिकल्टी होता है, कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो द आइडिया इज वी आर नॉट अगेंस्ट एनिमल्स, बट दिस there has to be a better system, there has to be a better system. So this is the front page of the Hindu and this is this page. अब है in Maharashtra kids lost more fathers than mothers to COVID-19. COVID-19 में काफी ज्यादा ऐसे unfortunate cases हुए हैं। Aid for children orphaned by COVID-19 is required. इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम हो, हर बच्चे को एक सुरक्षित भविष्य देना इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोविड-19 एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन भी है, देन प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के थ्रू भी मैकेनिज्म है, देन बाल सागोपन स्कीम भी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। अगेन proper protection, proper security of their future is required, security of their future is required, ensure करना, this is our collective responsibility. Japan seeks GI tag for this Nihonshu and alcoholic beverage. तो जापान ने पहली बार ऐसे यहाँ पे फाइल किया है, प्रोडक्ट फ्रॉम जापान हैज फाइल फॉर अ टैग एट द GI रजिस्ट्री इन चेन्नई। तो ये जापान का ड्रिंक है और इस पे वो GI टैग की मांग कर रहे हैं। GI टैग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप अपने स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स बता सकते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेट PSCs वगैरह में काफी पूछा जाने लग गया है GI टैग लोकल राज्य का। This is turning unruly. 6 spider species discovered across the country. Cyber species, this spider species. ये पॉलिटिकल है और यहाँ भी पॉलिटिकल अंडरटोन है, बट हमारे काम का आर्टिकल 164 है, पोस्ट ऑफ गवर्नर, पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। सी गवर्नर का जो पोस्ट होता है, गवर्नर का जो पोस्ट होता है, लाइक जैसे प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री बेसिस पे, वैसे राज्य बेसिस पे फर्स्ट पर्सन दिस गवर्नर हो जाते हैं। अब गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर अपॉइंट तो करते हैं मिनिस्टर्स को, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो जो मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर ने अपॉइंट किए हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर इन मिनिस्टर्स को सैक करना है तो गवर्नर खुद अपने क्राइटेरिया पे ही सैक कर देंगे, तो क्या वो जस्टिफाइड होगा बिना चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किए? ऑल्दो यहाँ पे सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है, एट टाइम्स चीफ मिनिस्टर को भी दिस हटाया जा सकता है अगर गवर्नर देख रहे हैं कि उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है स्टेट असेंबली का। सो ये जो मैटर है, जो डिस्क्रिशनरी मैटर भी होता है, उस पे अगेन डिबेट है कि क्या गवर्नर अपने बेसिस पे ऐसे दिस हटा सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को। सो अगेन लेट अस सी, प्लेजर ऑफ द गवर्नर है इज यूज्ड एज एन यूफेमिज्म टू रेफर टू द चीफ मिनिस्टर पावर टू ड्रॉप अ मिनिस्टर फ्रॉम द कॉम। प्लेजर ऑफ द गवर्नर है, बट इट इज एक्चुअली द चीफ मिनिस्टर हु टेल्स द गवर्नर कि किनको मंत्री बनाना है। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। तो द आइडिया इज, इससे जो क्लैशेस होता है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नॉट राइट। अभी चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी भी जो लाइक बाय डिफॉल्ट गवर्नर ऑफ स्टेट होते थे, उस पे भी सवाल उठ रहा है। लेट अस सी, इस बार भी मेंस में ये सवाल आया था गवर्नर और उसकी पावर का, ये कंटिन्यू अभी होगा। The dire need to talk about 1962. अब 1962, 1949 चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आई और फिर 1949 और जो डेमोक्रेट थी कुओमिंटांग पार्टी, वो चली गई ताइवान। 1949 से 1961 तक इंडिया एंड चाइना के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाने की काफी कोशिश की गई। एक नारा आया था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, बट वो अच्छे से टर्न आउट नहीं हुआ। 1962 में एक वॉर हुआ। तो फेलियर इज अ ग्रेट टीचर, दिस इज ट्रू, फेलियर इज अ ग्रेट टीचर, लर्न द लेसन्स। तो द आइडिया इज 1962 को इतना टाइम बीत चुका है, चाइना भी अब 1962 का चाइना नहीं है, इंडिया भी ऑब्वियसली 1962 का इंडिया नहीं है। तो 2022 में, और जैसे अभी 2020 में गलवान क्राइसिस भी हुआ, वी शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड व्हेन इट कम्स टू चाइना। और ये जो गैप है, जैसे 1980s तक इतना गैप नहीं था इंडिया चाइना में, अभी ये गैप बहुत ज्यादा हो गया है। चाइना जिस तरीके से नेक्स्ट जनरेशनल चीजें हैं, चाहे वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी हुआ या फिर स्पेस हुआ या फिर ओशन हुआ, और अभी शी जिनपिंग दोबारा आ रहे हैं, तो मतलब मिलिट्री भी पुश ज्यादा बढ़ने वाला है। इंडिया को अपने कार्ड्स बहुत केयरफुली प्ले करने की जरूरत है।
मिसगाइडेड ऑप्टिमिज्म भी नहीं होना चाहिए, मोरालिटी वगैरह ठीक है, बट मसल पावर भी होना चाहिए। सॉफ्ट पावर इज गुड बट हार्ड पावर भी इंडिया को होना चाहिए। तो दिस इज दैट। बाकी 1962 में एयरफोर्स को इतना यूज नहीं किया, इस पे सवाल उठता है, बिकॉज उस टाइम पे हमारी एयरफोर्स सुपीरियर थी चाइना से। एयरफोर्स हम यूज करते तो हो सकता है एयर पावर के कारण हमारा सिचुएशन अलग हो जाता उस टाइम पे। ये भी एक सवाल है कि हमने अपने पंचेस क्यों होल्ड किए वहां पे। लॉपसाइडेड इक्वेशंस है, तो ऑफिसर्स में भी जो इस टाइम पे पॉलिटिकल भी है एंड देन जो मिलिट्री में भी जो मिस्टेक्स हुआ, द आइडिया इज वी नीड टू लर्न लेसन्स, वी नीड टू लर्न लेसन्स। फेल्योर इज गुड जब तक आप फेल्योर से लेसन्स सीख रहे हो, तो द आइडिया इज लर्न द लेसन। ओके, then this is with pandemic, blues gone, people are painting the town red। इसका मतलब क्या होता है, कैन यू टेल? पेंटिंग द टाउन रेड, इंग्लिश बहुत फनी लैंग्वेज होती है। पेंट द टाउन रेड का मतलब क्या है? अटैक ऑन यूक्रेन पावर स्टेशन बाय रशियन फोर्सेस, एसबीआई ने सेविंग डिपॉजिट बढ़ाया, एमएसपी बढ़ गया, सीरिया। गाम्बिया में जो चाइल्ड हुआ कफ सिरप, दिस इज अगेन अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है कि ये फॉल्टी सिरप कैसे एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से। इससे हमारी रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा, दिस नॉट गुड, नॉट गुड। वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। The illusion of being faster than light, how star problem was solved, तो this is 1.44, this is star formation। नो योर इंग्लिश में आज है रोलिंग प्लान क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ भी जब पंचवर्षीय योजना थी ना, तो कुछ प्लान्स रोलिंग प्लान्स कहला गए। रोलिंग प्लान्स, व्हाट आर दोस, कैन यू टेल? तो रोलिंग प्लान इज अ फ्लेक्सिबल प्लान, फ्लेक्सिबल प्लान है, रोल हो रहा है, फ्लेक्सिबल प्लान है, तो सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक रिव्यू है ये, उसमें चेंजेस पॉसिबल है। Then what do you mean by appreciable? Appreciable generally means noticeable, capable of being estimated or measures. Appreciable. There has been no appreciable change in the price of essential commodity. Then there was appreciable relief from pain. तो some appreciable increase in the value of shares. और appreciate करना का मतलब होता है कि आप उसको सम्मान कर रहे हो। I can't appreciate Western music. It also means no rise in value. Appreciate जैसे रूपी appreciate, depreciate भी होता है, और appreciate करना मतलब आप किसी को respect दे रहे हो। Similarly, depreciate भी हो जाता है। The value of real estate in this area has suddenly depreciated. It also means to belittle, किसी को नीचा दिखाना। Remember, to belittle others is to belittle. To belittle other is to belittle. Okay. Then depreciatory है, and what is the meaning of virtually? मतलब that is on internet, almost entirely physically not there. His request is virtually a command, indirectly वो एक command ही है। Okay. नादिर का मतलब होता है जब बॉटम आ गया है, लो पॉइंट आ गया है, रॉक बॉटम आ गया, अब चीजें बेहतर होगी, तो दैट इज नादिर। नादिर का एंटोनिम क्या हो सकता है, कैन यू टेल? ये तो सिनोनिम है, लो पॉइंट एंड रॉक बॉटम। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नादिर? ओके, ओके, सो इज द गवर्नमेंट्स जॉब टू अपॉइंट जजेस। अगेन बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे कि जो कोलेजियम है इसमें जजेस अपने ब्रदर जजेस को ही ऐसे अपॉइंट कर देते हैं। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। तो कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस, जो सेकंड जज केस में बोल दिया था, उस पर सवाल है। देयर इज नो मैकेनिज्म टू कंट्रोल द जुडिशरी। नोवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया इज देयर अ प्रैक्टिस दैट जज अपॉइंट देयर ब्रदर्स एज जजेस। People can see politics among leaders, but they do not know the politics going on inside the judiciary. So transparency is required. Court cannot issue direction to frame universal civil code. मैक्रो का विजिट हो सकता है। फ्रांस इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। वी डोंट बिलीव इन हायरार्किकल वर्ड। अगेन वी डोंट बिलीव इन हायरार्किकल वर्ड कि ये कंट्री ऊपर देन दिस हायरार्की। नो, वर्ल्ड जो इंडिया है वो नॉन अलाइंड है, और वर्ल्ड इंडिया के लिए मल्टीपोलर है, और हम एक सोवरेन कंट्री है, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है हमारी। इंडिया यूके जॉइंट ग्रुप है। देन दिस इज सेंटर मिनिमम एमएसपी बढ़ाया, रेलवे, सोलर अलायंस फंडिंग। जिराफ ब्रॉट टू इंडिया बाय ब्रिटिश में बिलोंग टू एंडेंजर्ड स्पीशीज। 150 साल पहले आए थे ये। कीव में दिस स्ट्राइक्स पाकिस्तान। फाइनली एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से शायद बाहर आ सकता है। सी, वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, वी डू नॉट वांट कि पाकिस्तान डीएस्टेबलाइज हो, बिकॉज डीएस्टेबलाइज होगा तो और डिफिकल्टी हो जाएगी। वी वांट अ स्टेबल पाकिस्तान, वी वांट अ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान,
वी वांट अ पाकिस्तान जिसमें लॉ एंड ऑर्डर हो, रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क हो, पीस हो, और वहां पे टेररिज्म का दिस ग्रूम नहीं हो, वहां पे टेररिज्म की नर्सरी नहीं हो. दिस इज व्हाट वी वांट. सो पाकिस्तान लाइकली टू बी टेकन ऑफ FATF ग्रे लिस्ट, मतलब टेररिस्ट रिलेटेड चीजों के कारण रखा गया था, बाहर आने का चांस है. China looking at a much faster timeline for taking Taiwan, UK working to stop China poaching former Air Force pilots. Now see, this is again very important and crucial development, poaching of Air Force pilots. Sri Lankan author, Australia and Jerusalem, tension हो रहा है Israel. Then RBI रिस्टोर करेगा फॉरेक्स, और AIE 30% इंटरनेशनल मार्केट शेयर करेगा, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल नॉर्मल होने वाला है. ओके, देन दिस इज स्पोर्ट्स. ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. आज का जो सवाल है ये आंसर राइटिंग का है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट योर सबमिशंस. या लेट अस डू वन थिंग, सबमिशंस कल देखते हैं. यू हैव गॉट वन मोर डे, 17th का यू कैन सबमिट. टुमारो वी विल डिस्कस. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.